नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में बात किया है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और अब हम बात कर रहे हैं रूसो के संदर्भ में। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में बीए थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर है ये, और फर्स्ट पेपर यानी प्रमुख राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पश्चिमी जो भी चिंतक हैं प्रमुख, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमने रूसो के बारे में अब तक पढ़ा कि इसने किस प्रकार मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की। मानव स्वभाव को प्रथम चरण में इसने एकांकी और पशु तुल्य बताया, लेकिन पशु तुल्य होते हुए भी वो क्या था, एक नैतिक था। यह किसका मानना था? यह रूसो का मानना था। रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में कहा कि मनुष्य पहले स्वार्थी नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्वार्थी हो गया। इस प्रकार उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में विस्तृत चर्चा की। मानव स्वभाव को एक मिश्रित स्वभाव का व्यक्ति बताया कि उसमें बाद में विज्ञान का विकास होने के कारण, तकनीकी का विकास होने के कारण क्या होता है कि उसमें स्वार्थ की भावना जागृत हो जाती है, और स्वार्थ की भावना जागृत होने के कारण क्या होता है कि मनुष्य स्वार्थी होकर परोपकार की भावना का त्याग कर देता है, न्याय का त्याग कर देता है। इस प्रकार से उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में, जो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव था, उसके बारे में बताया रूसो ने उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में प्रारंभ में स्वार्थी नहीं था, सभी को अपनी वस्तुएं आदान प्रदान करता था, लेकिन जैसे ही आविष्कार हुए, वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति आई, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मनुष्य स्वार्थी हो गया और वह ईमानदार न रह करके एक बेईमान बन गया, झगड़ालू बन गया, स्वार्थी बन गया। ये किसका मानना था? ये रूसो का मानना था। रूसो ने कहा कि जो स्वार्थ है उसे ही, यानी कि यथार्थ इच्छा है, उसे समाप्त करने के लिए ही सामाजिक समझौते की उत्पत्ति हुई है। उसका मानना था कि मनुष्य ने जो ये भयंकर अराजकता वाली स्थिति है, उसको समाप्त करने के लिए और प्रथम चरण वाली प्रकृति की ओर लौट चलो, ऐसा उसने नारा दिया और प्रथम चरण की ओर उसने संकेत दिया। रूसो ने कहा कि जो प्रथम चरण में वापस चला जाएगा वो वास्तविकता में सामाजिक समझौता कहलाएगा, क्योंकि प्रथम चरण में कोई भी मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में नहीं था, नैतिकता थी, एकांकीपन था और न्याय था। इसी प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बाद सामाजिक समझौते के बारे में बात की रूसो ने, कि सामाजिक समझौते के तहत कुछ व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में क्या होता है, सभी व्यक्ति मिलकर के पहले तो यथार्थ इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा प्रकट करते हैं सभी व्यक्ति, लेकिन उन पर किसी की सहमति नहीं बन पाती। इस वजह से क्या होता है, सहमति नहीं बनने के कारण यथार्थ इच्छाओं को मना कर दिया जाता है या असहमति प्रकट कर दी जाती है, जबकि फिर एक सामान्य इच्छा प्रकट होती है जो सारे समाज की इच्छा होती है, और उसी इच्छा के आधार पे क्या होता है, सामाजिक समझौता। हमने सामाजिक समझौते की विशेषता भी पढ़ी कि सामाजिक समझौता अदेय होता है, सर्वोच्च होता है,
हमने इसके अलावा हमने पढ़ा कि इच्छाओं को दो प्रकार से बांटा गया, एक तो यथार्थ इच्छा और दूसरी सामान्य इच्छा। यथार्थ इच्छा जो स्वार्थ पर आधारित है, व्यक्तिगत होती है, वो यथार्थ इच्छा होती है। जबकि हम बात करें सामान्य इच्छा के संदर्भ में तो सामान्य इच्छा, जनरल विल, सबकी इच्छा, इसका अर्थ हुआ, सामान्य इच्छा का अर्थ क्या हुआ कि सबकी इच्छा। यह एक बहुमत की इच्छा नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज की इच्छा है। क्या है? संपूर्ण समाज की इच्छा है। इसी प्रकार से हम बात करें सामान्य जो इच्छा है उसकी जो विशेषताओं के संदर्भ में वह हम कल पढ़े थे कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है, अदेय होती है, किसी को दिया नहीं जा सकता, संप्रभु होती है, सिर्फ आदेश देने की शक्ति होती है, स्थायी होती है, अविभाज्य होती है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अचूक होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सामान्य इच्छा अपने आप में एक निरंकुश होती है। ये सब कुछ हमने सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में कल जानकारी दी। देखिए, इसके बाद में हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे सामान्य इच्छा की आलोचना के बारे में। कल हमने बात की थी विशेषता के बारे में और आज हम रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था। तो रूसो की जो सामान्य सिद्धांत का जो इच्छा का सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का, उसकी आलोचना यानी उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम चर्चा करेंगे पहले सिद्धांत की अस्पष्टता। सिद्धांत की अस्पष्टता यानी कि इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ विचारकों का मानना है कि जो रूसो का सिद्धांत था वो बहुत ही क्या था? अस्पष्ट था। क्योंकि कभी रूसो बहुमत के बारे में बात करते थे तो कभी संपूर्ण समाज के बारे में। तो उनका जो सामाजिक समझौता था उसमें जो सामान्य इच्छा थी उसका सिद्धांत एक सुस्पष्ट और स्पष्ट क्रमबद्ध रूप से नहीं दिखाया गया, जिससे कई बार उलझने पैदा होती है, विवाद होता है कि जो रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है क्या वह बहुमत का सिद्धांत है, क्या वह संपूर्ण समाज का सिद्धांत है, क्या वह अल्पसंख्यक पे शोषण का सिद्धांत। इस प्रकार से बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रूसो का सामान्य सिद्धांत है वह क्या है? अस्पष्ट है। अस्पष्ट होने के कारण हमें वर्तमान में इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। क्योंकि अगर मान लीजिए सामान्य सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होता तो स्पष्ट होने की वजह से वर्तमान में इसका लाभ मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा। क्योंकि इसमें रूसो ने ये नहीं कहा कि जो सामान्य जो इच्छा होगी वह किसकी होगी, क्या उसे प्रकट करने वाला कौन होगा। यहाँ पर उसने कहा कि प्रकट करने वाला शासक होगा सामान्य इच्छा, जबकि उन्होंने कहीं कहीं पे ऐसे कहा कि सामान्य इच्छा प्रकट करने वाला समाज होगा। तो इस प्रकार से उनके जो विचार थे, उनके विचारों में विरोधाभास उत्पन्न होता है। उनके विचारों में जगह जगह ये हम देखने को मिलता है, विरोध उत्पन्न होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रूसो का जो सिद्धांत है वो क्या है? अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट, यानी कि सिद्धांत की अस्पष्टता इसकी एक प्रमुख कमी है सामान्य इच्छा के सिद्धांत की। देखिए, हम बात करते हैं रूसो की जो
सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसकी दूसरी कमी यानी दूसरी आलोचना के संदर्भ में। देखिए, हम बात करें रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था वो कहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रूसो ने कहाँ से लिया, कैसे लिया, किसी को कोई पता नहीं है। रूसो की दिमाग की उपज थी वो तो सामान्य सिद्धांत। ऐसा इतिहास में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता कि सामान्य इच्छा जनता पर शासन करती हो। सामान्य इच्छा की प्रकटीकरण, सामान्य इच्छा की परिभाषा समझ में नहीं आती, तो सामान्य इच्छा के बारे में रूसो ने किस प्रकार प्रकट किया। हम कह सकते हैं कि इतिहास में ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। यानी हम बात करें रूसो के संदर्भ में, तो रूसो ने क्या किया, रूसो ने सिर्फ अपने कल्पना के माध्यम से, रूसो ने सिर्फ अपने कल्पना के माध्यम से सामान्य इच्छा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। लेकिन हम बात करें इतिहास के संदर्भ में, तो रूसो के जन्म के पूर्व भी यह इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं था कि एक सामान्य इच्छा होगी और वो प्रजा पर शासन करेगी। इस प्रकार से हम बात करें सामान्य इच्छा की, तो सामान्य इच्छा क्या है, एक काल्पनिक इच्छा है जो कल्पना के माध्यम से रूसो ने अपनी प्रकट की इच्छा। देखिए, रूसो ने इसी प्रकार बार बार जिस प्रकार सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया और अपने शासन, अपने सामाजिक समझौते में सबसे ज़्यादा महत्व दिया सामान्य इच्छा, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, इतिहास में कहीं है ही नहीं। तो क्या ये एक कमी नहीं है? है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यह उसके सिद्धांत में एक प्रमुख कमी है कि इतिहास में ऐसा कहीं पे सामान्य इच्छा जैसा उल्लेख हमें देखने को मिलता ही नहीं है। देखिए, हम बात करें अगली कमी के बारे में, तो अगली कमी है इच्छा का काल्पनिक भेद। इच्छा का काल्पनिक भेद। देखिए, इच्छा का काल्पनिक भेद का अर्थ हुआ, इच्छा का काल्पनिक अर्थ का भेद हुआ कि यहाँ पर जो इच्छाएं बताई गई हैं, यहाँ पर जो इच्छाएं प्रकट की गई है, किसके माध्यम से, यहाँ पर जो रूसो ने यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा के बारे में चर्चा की। रूसो का मानना था कि इच्छाएं दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत इच्छा और सामान्य इच्छा। अरे, ये व्यक्तिगत इच्छा और सामान्य इच्छा कहाँ से देखने को मिलेगी? क्या पता चलता है किसी व्यक्ति की यह सामान्य इच्छा है या व्यक्तिगत इच्छा है? नहीं, यह देखने को हमें नहीं मिलता। हम उसकी पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी सामान्य इच्छा है और कौन सी यथार्थ इच्छा है, क्योंकि इनमें भेद करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है। क्योंकि सामान्य इच्छा में भेद करने का अर्थ है, सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा में भेद करने का अर्थ है कि इच्छाएं दो प्रकार की होती है। क्या इच्छाएं दो ही प्रकार की होती है? क्या इच्छा, सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा में भेद किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कुछ आलोचकों का मानना है या कुछ विचारकों का मानना है कि इच्छा में जो इच्छाएं होती है उनमें भेद करना बहुत ही कठिन कार्य है। यह संभव नहीं है कि कौन सी सामान्य इच्छा है और कौन सी यथार्थ इच्छा है। जबकि रूसो ने तो कहा कि यथार्थ इच्छा स्वार्थ पर आधारित होगी,
और सामान्य इच्छा परोपकार पर आधारित होगी। सामान्य इच्छा सबकी इच्छा होगी, यथार्थ इच्छा व्यक्तिगत इच्छा होगी। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि यथार्थ इच्छा कौन सी है और सामान्य इच्छा कौन सी है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है और यहाँ पर जो सामान्य इच्छा है वो प्रकट करने वाला समाज में व्यक्ति ही तो निहित होता है। तो क्या हम कह सकते हैं इस प्रकार से इच्छा का भेद करना संभव है? देखिए, देखा जाए निष्कर्ष यही निकलेगा कि जो रूसो ने सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा में भेद किया वो एक कल्पना के माध्यम से ही था। वास्तव में भेद करना इनमें बहुत ही क्या है, कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन कार्य है। इसी प्रकार से हम बात करें अगली आलोचना के बारे में। रूसो ने जो अगली आलोचना की वो है, रूसो के संदर्भ में जो रूसो का सामान्य सिद्धांत था उसकी जो विचारकों ने आलोचना की उसके संदर्भ में देखिए चौथी आलोचना, सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। देखिए, रूसो ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि मेरी जो सामान्य इच्छा होगी वो कैसी होगी, किस प्रकार की होगी? तो सभी का मानना क्या था? सभी का मानना था कि रूसो की जो इच्छा है वो निरंकुश इच्छा है। क्यों? क्योंकि रूसो ने कहा कि मेरी सामान्य इच्छा ऐसी होगी जिसको कोई आदेश देने वाला नहीं होगा, कोई भी उसको आदेश नहीं दे सकता, सभी उसके आदेश का पालन करेंगे क्योंकि वो शासक में निहित है, संपूर्ण समाज में निहित है, किसी एक व्यक्ति में नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करें रूसो के सामान्य सिद्धांत के संदर्भ में तो उन्होंने जो निरंकुशता का पाठ पढ़ाया अपने सामान्य इच्छा को, उससे जीवन भयभीत हो सकता है। देखिए, हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में निरंकुशता को सबसे घटिया शासन माना है। जहाँ निरंकुशता पाई जाती है, जैसे वर्तमान में आपने सुना होगा उत्तर कोरिया में निरंकुशता प्रवृत्ति है, वहाँ निरंकुश शासन की प्रवृत्ति है, तो वहाँ की सबसे ज़्यादा विश्व में आलोचना होती है उस राष्ट्र की। उसी प्रकार से हम देखें तो रूसो ने जो निरंकुशता अपने शासक को दी, अपनी सामान्य इच्छा को दी, वो क्या ठीक थी? नहीं, वो गलत थी, क्योंकि यह लोकतंत्र के विरुद्ध है, प्रजातंत्र के विरुद्ध है, निरंकुशता मानवता के विरुद्ध है। मानव का विकास नहीं हो सकता अगर उसके स्वतंत्रता और अधिकारों को छीन लिया जाए, तो क्या मनुष्य विकास करेगा? अरे मान लीजिए आप ही को कोई व्यक्ति हमेशा आदेश ही आदेश देता है और हमेशा आपको उसके आदेशों का पालन करना होता है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, बस उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो क्या आपका विकास हो पाएगा? नहीं। वो जो व्यक्ति आपको आदेश देगा वो क्या कहलाएगा? वो एक निरंकुश व्यक्ति कहलाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निरंकुशता के भाव होंगे शासन में, उससे क्या आम जनता का विकास होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। तो यह इसका मूल आधार है और ये मूल आधार ही छीन लिया जाए तो क्या होगा? क्या व्यक्ति विकास कर सकता है? क्योंकि उसका जो सामान्य इच्छा है वह एक क्या है? निरंकुशता है, उसमें निरंकुशता के भाव प्रकट होते हैं। इससे व्यक्ति का विकास नहीं होता, शासन के विरुद्ध सब हो जाएंगे।
इसी प्रकार से हमने अब तक 4 आलोचनाओं के बारे में पढ़ा। सिद्धांत की अस्पष्टता, सामान्य इच्छा, अनैतिहासिक व काल्पनिक। हम बात करें अगली इच्छा काल्पनिक भेद, यानी जो सामान्य इच्छा है और यथार्थ इच्छा है उसका काल्पनिक भेद। और चौथी आलोचना पढ़ी हमने, सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। इन सभी के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। देखिए अगली आलोचना के संदर्भ में हम बात करते हैं 5 नंबर कि सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि रूसो ने जो कहा कि सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित में कार्य करेगी। किस में कार्य करेगी? सार्वजनिक हित में कार्य करेगी। ये किसका मानना था? ये रूसो का मानना था। लेकिन जो सार्वजनिक हित है उसकी परिभाषा करना वर्तमान में बहुत ही क्या है? कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वजनिक हित है उसका परिभाषा नहीं दी जा सकती कि कौन सा कार्य सार्वजनिक होता है और कौन सा कार्य निजी या व्यक्तिगत होता है। क्योंकि राज्य का कार्य तो कल्याण करना होता है, सबकी भलाई करना होता है, तो क्या वह व्यक्तिगत की भलाई नहीं करेगा? सबकी भलाई करेगा, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वह सभी व्यक्ति हो, सभी को उठाने का कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर बात करें सार्वजनिक हित के बारे में, तो सार्वजनिक हित की जो मूल परिभाषा है उसका अर्थ करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि रूसो की जो सार्वजनिक हित की परिभाषा देता है सामान्य इच्छा के सिद्धांत में, वह एक बहुत ही क्या है? कठिन कार्य हैं, बहुत ही क्या है? कठिन कार्य हैं। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर अगली आलोचना के संदर्भ में, देखिए रूसो ने क्या किया? व्यक्ति से भी अधिक सामान्य इच्छा को महत्व दिया। यानी रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा होना आवश्यक है, व्यक्ति को उन्होंने कोई अधिकार, कोई महत्व नहीं दिया। जबकि जो सामान्य इच्छा बनाई गई है वो व्यक्तियों के हित में ही तो बनाई थी रूसो ने, लेकिन फिर भी रूसो ने किसको अधिक महत्व दिया? सामान्य इच्छा को अधिक महत्व दे करके जो व्यक्ति होता है उसका महत्व घटा दिया। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है? एक साध्य होता है, सामान्य इच्छा तो एक साधन मात्र होता है। लेकिन यहाँ पर रूसो ने क्या किया? सामान्य इच्छा को साध्य बना दिया और व्यक्ति को क्या बना दिया? साधन बना दिया। यानी कि यहाँ पर भी रूसो ने गलत किया, क्योंकि सामान्य इच्छा व्यक्ति के विकास के लिए होती है, न कि व्यक्ति सामान्य इच्छा के विकास के लिए होता है। ये भी इनके सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये उसकी एक प्रमुख आलोचना है, क्योंकि जो सामान्य इच्छा होती है वह व्यक्ति से ऊपर नहीं हो सकती, वह व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकती। लेकिन रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा ही व्यक्ति को आदेश देती है, व्यक्ति से ऊपर होती है। देखिए इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर रूसो ने क्या किया? सामान्य इच्छा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इसीलिए व्यक्ति की जो महत्व है, व्यक्ति की जो महत्ता है वो क्या हो जाती है?
नष्ट कर देता है। ये भी रूसों के जो सामान्य इच्छा है उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। देखिए, हम अगली बात करें, अगली आलोचना के संदर्भ में हम बात करें तो अगली आलोचना है जो रूसों का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो छोटे राज्यों के लिए तो उपयुक्त है। छोटे राज्यों के लिए तो क्या है? उपयुक्त है। यानी छोटे राज्यों में तो हो सकता है सामान्य इच्छा का शासन, लेकिन एक बड़ा राज्य हो, वर्तमान आधुनिक में भारत जैसे विस्तृत राष्ट्र के लिए क्या रूसों का सामान्य इच्छा का सिद्धांत कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि भारत क्या है? एक विशाल राष्ट्र है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है रूसों का, वह छोटे राज्यों के लिए तो उपयुक्त हो सकता है, लेकिन बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो यूनानी राज्य थे, छोटे छोटे राज्य यूनानी, उनके लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन भारत जैसे विशाल आधुनिक राज्य के लिए इस सामान्य इच्छा का सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करें अगली आलोचना के संदर्भ में तो प्रतिनिधियात्मक जो प्रजातंत्र में इस प्रकार की सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसे लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि रूसों का मानना था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना आवश्यक है, जबकि वर्तमान में लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। रूसों ने लोकतंत्र की तो आलोचना की और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने बात की रूसों का जो सामान्य सिद्धांत था उसकी आलोचना की, उसके संदर्भ में हमने बात की। देखिए, हम बात करते हैं अगले टॉपिक के संदर्भ में। रूसों ने संप्रभुता संबंधी क्या कहा, प्रभुता संबंधी उनकी धारणा क्या थी, उनके विचार क्या थे। देखिए, संप्रभुता या प्रभुसत्ता से संबंधित उनकी रूसों की यह धारणा थी कि रूसों का मानना था कि संप्रभुता संपूर्ण समाज में निवास करती है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा? सामान्य इच्छा यानी शासक। यह किसका मानना था? यह मानना था रूसों का। रूसों के अनुसार जो संप्रभुता है उसका कौन करेगा उपयोग में? शासक करेगा। यानी कि हम बात करें तो क्या होगा? शासक ही संप्रभुता का संचालन धारण करने वाला होगा। देखिए, हम बात करें रूसों के संदर्भ में तो रूसों ने चार प्रकार के शासनों के बारे में चर्चा की। रूसों ने 4 प्रकार के शासन के बारे में चर्चा की। कुलीन तंत्र, राजतंत्र और इसके अलावा प्रजातंत्र और एक मिश्रित शासन। इन सभी के बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। रूसों का मानना है जिसमें राजा का शासन होता है वो राजतंत्र, और जिसमें कुलीन वर्ग का शासन होता है वो कुलीन तंत्र, और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रजा भाग लेती है उसे क्या कहते हैं?
प्रजातंत्र यानी प्रजा का शासन, जनता का शासन, इसे ही रूसों ने सबसे अच्छा शासन बताया। रूसों का मानना है कि लोकप्रिय लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र इनका प्रमुख शासन बताया। इसी प्रकार से उन्होंने इन सभी को मिला करके एक मिश्रित शासन की अवधारणा भी दी। इस प्रकार से हमने आज रूसों के बारे में पढ़ा, रूसों की जो सामान्य इच्छा है उसकी आलोचना की। इसके अलावा हमने संप्रभुता संबंधी, धारण करने संबंधी और शासनों के प्रकार के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से हम अगली कक्षा में भी रूसों के संदर्भ में व अगले विचारक बेंथम के संदर्भ में विचार करेंगे, उसका आगे पढ़ेंगे। तो हमारे जो वीडियो है उसको आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपके और मित्रों को भी ये देखने को मिले। नमस्कार, धन्यवाद।